नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर। तो स्टार्ट करते हैं भाई आज की क्लास को। तो आज का जो सेशन है भाई उसमें कवर करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2024 टीयर 1 एरर डिटेक्शन, यानी 2024 में सीएचएसएल के एग्जाम में पूछे गए एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को स्टेप वाइज कवर करने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आपके बीच है आप देख सकते हैं भाई, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है। मैं चाहूंगा कि एक कोशिश आप सभी करें और उसके बाद हम चीज़ों को समझने की कोशिश करें स्टेप वाइज। तो क्वेश्चन क्या है भाई, देखिएगा। द कपल प्रेफर्ड टू वॉक अंटिल द लास्ट हाउस ऑफ द टाउन। आप समझते हैं कि एरर कहाँ पे है। देखो यार, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है द कपल, जो कि अपने आप में इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ठीक है। प्रेफर्ड शब्द एक वर्ब है, द कपल प्रेफर्ड, यहाँ तक कोई एरर नहीं है भाई। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्रेफर्ड शब्द के ठीक बाद आप एक इन्फिनेटिव यूज कर सकते हैं, तो टू वॉक यूज करना बिल्कुल सही है, ठीक है। मतलब जो कपल है उन्होंने प्रेफर्ड किया, प्रेफर्ड यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या, टू वॉक यानी चलना। अच्छा, बात की गई है कहाँ तक चलने की, तो वो भी समझते हैं। अंटिल द लास्ट हाउस ऑफ द टाउन, यानी जो टाउन का जो लास्ट हाउस है ना, वहां तक चलने की बात की गई है। तो सर देखो, एक चीज तो समझ में आ गई होगी आपको। एक तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि प्रेफर्ड का जो पेयर बनेगा ना, ठीक है, इसके ठीक बाद जब एक इन्फिनेटिव दिया जाता है तो प्रेफर्ड का पेयर हम टू प्रेपोजिशन से बनाते हैं, अंटिल से तो नहीं बनेगा। यानी यहाँ पे हमें क्या यूज करना चाहिए, टू प्रेपोजिशन। हम चाहे तो यहाँ पे अप टू भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि बात की गई है मतलब जो टाउन का जो लास्ट हाउस है वहां तक चलने की, तो वहां तक की सेंस यहाँ पे आ रही है, वहां तक चलने की। तो हम टू भी यूज कर सकते हैं, अप टू भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों सही समझ लिए जाएंगे, कोई गलत नहीं है, ठीक है। टू भी सही है, अप टू भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन अंटिल तो यूज नहीं कर सकते ना भाई। और वैसे भी सर देखो, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अंटिल तो हम तब यूज करते हैं जब हम किसी मतलब टाइम के रेफरेंस में बात करते हैं। जब हम किसी प्लेस के रेफरेंस में बात करेंगे तब तो टू प्रेपोजिशन यूज की जाती है। वैसे भी डेस्टिनेशन को जब हमें दिखाना होता है तो डेस्टिनेशन के लिए क्या यूज किया जाता है, टू प्रेपोजिशन यूज की गई है ना, यानी टू प्रेपोजिशन यूज की जाती है। तो चीजों को कैसे भी समझ सकते थे, या तो आप ऐसे भी देख सकते थे, या आप प्रेफर्ड का पेयर, उससे भी आप एक हिंट यहाँ पे ले सकते थे। तो सिंपली समझ में आया कि एरर तो यहाँ पे है, तो हम अंटिल यूज नहीं कर सकते, वजह इसके टू, या आप टू का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एरर है भाई कि प्रेफर्ड, यहाँ पे देखते हैं हमें ना कि किस पॉइंट को लेकर एरर यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे अंटिल शब्द यूज नहीं कर सकते आप, बजाय अंटिल के हमें क्या यूज करना चाहिए, टू प्रेपोजिशन, या फिर अप टू भी आप यूज कर सकते हैं। तो आई होप ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा भाई। अब बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है भाई, क्वेश्चन 2 आपके बीच है, थ्रो ऑफ द ओल्ड शूज, ठीक है, नोबडी विल वियर देम नाउ। मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का जवाब एक बार आप कोशिश करें, आसान सा क्वेश्चन है, काफी बच्चों का जवाब शायद आ भी गया होगा भाई, ठीक है। देखते हैं, देखो यार, थ्रो ऑफ द ओल्ड शूज, यानी बात की गई है पुराने जूतों को मतलब एक तरीके से फेंकने की, है ना, कुछ इस सेंस में बात की गई है। नोबडी विल वियर देम नाउ। देखो यार, ये प्रैक्टिकली सिचुएशन आप भी समझ सकते हैं। जैसे हमारे जूते खराब हो जाए या पुराने हो जाए तो यूजुअली जैसे बच्चा बोल देता है, नहीं यार ये पहनने लायक नहीं, इसको मतलब कहीं दूर रख दिया जाए या इनको फेंक दिया जाए। तो यहाँ पे बात इस सेंस में की गई है, तो सेम कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे सेंटेंस है। तो थ्रो के बाद ऑफ यूज करना गलत हो जाएगा, तो बजाय इसके हमें क्या यूज करना चाहिए, या तो हम यूज करें थ्रो अवे, या आप यूज कर सकते हैं थ्रो आउट, ठीक है। तो ऑफ यूज करना गलत हो जाएगा। तो सीधी सी एक एरर थी, बहुत बच्चों ने काफी अच्छा यहाँ पे एफर्ट्स दिखाया होगा। तो यहाँ पे सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा कि थ्रो के बाद ऑफ नहीं, हमें क्या चाहिए, अवे या फिर आउट में से कोई प्रेपोजिशन आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे सेंटेंस को सही करने के लिए। अब आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दोस्तों, है ना, वो भी देखते हैं भाई। द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड, ठीक है, मोर क्विकर देन एक्सपेक्टेड। देखो यार, सेंटेंस को समझते हैं, मतलब प्रोजेक्ट को बात की गई है, वो मतलब कंप्लीट कर दिया गया था ना बहुत जल्दी। मतलब जो एक्सपेक्टेड जो एक आइडिया था ना, यानी जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी ना कि यार इतना टाइम लगेगा प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में, वो नहीं था। उसको समय से बहुत पहले ही क्या कर दिया गया था, कंप्लीट कर दिया गया था। तो यहाँ पे सेंस बनती है कुछ ऐसे, द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मोर क्विकर थोड़ा ही ना लिखेंगे, मोर क्विकली, मोर क्विकली। क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी वर्ब या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने का काम कौन करता है, एक एडवर्ब करता है भाई। यहाँ पे कंप्लीटेड शब्द अपने आप में एक वर्ब है, और वर्ब को मॉडिफाई कौन करेगा, एक एडवर्ब, ठीक है। मतलब कंप्लीट किया गया बहुत जल्दी, मोर क्विकली, तो एडवर्ब की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे एडवर्ब क्या आएगा, क्विकली। देखो एरर तो वैसे भी समझ सकते थे हम लोग कि यहाँ पे लिखा हुआ है मोर क्विकर, और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ऐसे हम दो पॉजिटिव डिग्री या दो कॉम्परेटिव डिग्री या दो सुपरलेटिव डिग्री इस तरीके से एक साथ तो नहीं दिखा सकते हैं सर, ठीक है।
तो यहाँ पे इस तरीके से भी आप देख सकते थे। तो मोर क्विकर यूज़ करना गलत हो जाएगा, इसी पार्ट को लेकर एरर था, यानी हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है भाई ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और सेंस समझ में आ गई होगी, सेंटेंस किस सेंस में यहाँ पे बात कर रहे हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, दे हैव डिसाइडेड, है ना, मतलब कुछ डिसाइड कर चुके हैं भाई वो। दे हैव डिसाइडेड टू वाइंड आउट देयर बिजनेस विदाउट डिले। देखो जब मान लो किसी को कोई बहुत ज़्यादा नुकसान होना स्टार्ट हो जाता है किसी बिजनेस में, किसी व्यवसाय में, ठीक है, तो भाई इससे अच्छा मतलब बजाय कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो, कि वो एक डिसीजन लिया जाता है कि यार इससे अच्छा तो नुकसान ही हो रहा है, पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं, तो बंद ही कर दिया जाए, ठीक है, वरना तो बर्बाद ही हो जाएंगे। तो यहाँ पे किस सेंस में बात की गई है, बंद करने की सेंस में बात की गई है। दे हैव डिसाइडेड, क्या डिसाइड कर चुके हैं, टू वाइंड आउट नहीं आएगा, टू वाइंड अप देयर बिजनेस, यहाँ पे बिजनेस को बंद करने की बात की गई है, विदाउट डिले, बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे वाइंड आउट यूज करना गलत हो जाएगा, बजाय इसके क्या यूज करना चाहिए, वाइंड अप। सर ये अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब का पॉइंट बन जाता है, तो यहाँ पे समझ में आया होगा कि वाइंड अप का मतलब क्या होता है, एक तरीके से बंद करना। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, वाइंड आउट यहाँ पे नहीं बनेगा, इस कॉन्टेक्स्ट इस सेंस यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे वाइंड अप, ठीक है, बंद करना। तो आसान क्वेश्चन था, उम्मीद है सभी बच्चों का सही हो गया होगा भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखते हैं, आई गोज, हालांकि अब तो मुझे आगे भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत बच्चों का आंसर तो यहीं से आ गया होगा, फिर भी पढ़ देता हूँ एक बार। क्वेश्चन है, आई गोज टू अटेंड डांस क्लासेस, ठीक है, एट द नेशनल डांस अकेडमी। देखो यार सीधी सी बात थी, बहुत बढ़िया और आसान क्वेश्चन था, मतलब बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, बढ़िया तो क्या कहूँ इसको, आसान क्वेश्चन था। सर आई के साथ गोज तो यूज़ नहीं कर सकते ना, आई के साथ क्या आता है, आई के साथ गो आता है, ठीक है, तो बहुत ही आसान एरर थी, आई के साथ गोज नहीं, आई के साथ गो वर्ब यूज़ की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो बी पार्ट में एरर है। उम्मीद है भाई ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। आई नोटिस्ड दैट, ठीक है, आई नोटिस्ड दैट दे डिड नॉट वेंट टू द म्यूजियम बट एंटर्ड अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का जवाब भी बहुत बच्चों ने अभी निकाल लिया होगा, ठीक है। देखो यार सीधी सी बात है, इस पार्ट में एरर है, कैसे, यहाँ पे लिखा हुआ है डिड नॉट, तो डिड नॉट के बाद वेंट थोड़ा ही ना आता है, डिड के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए, गो शब्द का यहाँ पे यूज़ करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अपने आप में एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ किया गया है, तो आप सभी जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम नेगेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं तो डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। वैसे भी आप इस बात का ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि डू, डज, डिड, इन सभी के बाद आने वाली वर्ब कौन सी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो डिड यहाँ पे दिया गया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी, ना कि सेकंड फॉर्म। तो हमारा सी पार्ट यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है भाई ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, आसान सा एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 7 आपके बीच। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं भाई। द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ, ठीक है, ड्यू टू अ मेडिकल इमरजेंसी ऑफ द मैनेजर ऑफ द कंपनी। मतलब एक तरीके से आप ये समझिए मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया भाई, ठीक है। रीजन भी बताया गया है, ड्यू टू अ मेडिकल इमरजेंसी, यानी कॉल्ड ऑफ अपने आप में एक अच्छा पॉइंट है भाई, ध्यान रखिए। ये फ्रेजल वर्ब की तरह कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है, तो इसका मतलब हो जाता है एक तरीके से कैंसिल करना। तो मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ मतलब कैंसिल कर दी गई थी भाई। रीजन क्या था, मेडिकल इमरजेंसी, किस चीज़ को लेके, ऑफ द मैनेजर ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, कोई एरर नहीं है भाई सेंटेंस के अंदर, ठीक है, पूरा सेंटेंस बिल्कुल सही जा रहा है अपना। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, नो एरर, ठीक है। हाँ ये अच्छा पॉइंट जरूर है, कॉल्ड ऑफ का आप ध्यान रखें कि किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कॉल्ड ऑफ को एक फ्रेजल वर्ब की तरह यूज़ किया जाता है, तो इसका मीनिंग ध्यान रखें क्या बनता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कैंसिल का सेंस देते हैं। अब आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके बीच है, इट इज़ डिफिकल्ट टू लिव इन। इट इज़ डिफिकल्ट यानी काफ़ी डिफिकल्ट है रहना, कहाँ पे, टू लिव इन। देखो टू लिव इन तो हम तब यूज़ करते हैं ना जब किसी मतलब रूम में या किसी, मैं कहूँ कि अंदर रहने की बात की जाती है, किसी चीज़ के अंदर। इट इज़ डिफिकल्ट टू लिव इन द सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस व्हेन वन हैज़ फ्यूअर रिसोर्सेज। देखो यार मान के चलते हैं कि किसी बंदे के पास क्या है, मतलब ना के बराबर रिसोर्सेज है, तो जो सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस होती है हमारी, क्या उन तक पहुंच पाना आसान होगा, नहीं ना, उन तक पहुंच पाना तो यहाँ पे बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड, यहाँ पे एक पॉइंट मार्क किया गया है कि सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस तक पहुंचना क्या हो जाता है, काफ़ी मुश्किल हो जाता है जब भी हमारे पास क्या होते हैं, रिसोर्सेज ना के बराबर होते हैं, यानी वहाँ तक पहुँच पाना एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो यही वही सेंस यहाँ पे यूज़ की गई है, इट इज़ डिफिकल्ट टू लिव इन, थोड़ा ही ना आएगा यार,
ठीक है, तो क्या आंसर होना चाहिए? इट इज डिफिकल्ट टू लिव अप टू द सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस। तो यहाँ पे आएगा अप टू, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ भाई अप टू। ठीक है, तो काफी बढ़िया पॉइंट था। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए। आई होप समझ में आया होगा। एक बार फिर पढ़ दे रहा हूँ। सही जो वाक्य बनेगा हमारा क्या बनेगा? हमारा वाक्य बनेगा इट इज डिफिकल्ट टू लिव अप टू द सोसाइटल एक्सपेक्टेशन। ठीक है, मतलब सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस काफी क्या हो जाता है? डिफिकल्ट हो जाता है जब हमारे पास क्या होता है? ना के बराबर रिसोर्सेज होते हैं। तो इस तरीके का यहाँ पे सेंस बना भाई। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है सिंस द लिटिल गर्ल आंसर्स, ठीक है, अ फ्यू सिंपल क्वेश्चंस। ठीक है, आंसर्स किन के दिए गए हैं? अ फ्यू सिंपल क्वेश्चंस के। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है हर पेरेंट्स से दैट, मतलब उसके पिताजी यानी उसके पेरेंट्स, पिताजी नहीं मतलब माता पिता दोनों, उसके पेरेंट्स क्या कहते हैं? अब हर पेरेंट्स से दैट शी इज टू इंटेलिजेंट, है ना। यार देखो सीधी सी बात है, सेंस तो समझ में आ ही गया होगा। सिंपल क्वेश्चंस का ही तो जवाब दिया ना, और सिंपल क्वेश्चंस का जवाब देने वाले को आप ये थोड़ा ही ना कहोगे कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो ये बोलना तो गलत हो जाएगा। तो बजाय इसके हमें क्या यूज़ करना चाहिए? शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। आप चाहो तो फेयरली भी बोल सकते हो, शी इज़ फेयरली इंटेलिजेंट। तो टू इंटेलिजेंट यूज़ करना गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो सिंपल क्वेश्चंस का जवाब देता है वो बहुत ज़्यादा, आप नहीं बोल सकते हो इंटेलिजेंट है। हाँ ठीक है, वो इंटेलिजेंट है, सिंपल सी तो क्वेश्चन का जवाब दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, यानी किस पार्ट को लेकर रह रहे हैं? ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट आपके बीच है भाई क्वेश्चन है वी टुक एन आइस एंड अप्लाइड इट ऑन द वाउंड। ठीक है, मैं चाहूंगा भाई एक कोशिश आप सभी करें, सभी बच्चे प्लीज, रिक्वेस्ट है, तो कोशिश करें भाई। वी टुक एन आइस एंड अप्लाइड इट ऑन द वाउंड। देखो यार, आप क्या दिखाना चाहते हो? कि आपने एक बर्फ का टुकड़ा लिया, यानी एक छोटी सी बर्फ ली, कुछ ऐसा दिखाना चाहते हो, है ना। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, सर आइस जो वर्ड है वो तो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, मतलब अपने आप में एक मटीरियल नाउन है, तो आप अनकाउंटेबल नाउन बोल सकते हो। तो आइस तो अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन है, और जब नाउन अनकाउंटेबल है तो उससे पहले एन यूज करना तो गलत हो जाएगा। ए एन तो यूज नहीं करते हम यूजुअली। ठीक है, तो या तो आप ऐसे सही कर सकते हैं कि इससे पहले एन आर्टिकल यूज करना गलत हो जाएगा। ठीक है, या आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी सही कर सकते थे, वी टुक अ पीस ऑफ आइस, या आप अपनी बात को ऐसे ही रखें, है ना, या एन आइस क्यूब, ऐसे भी दिखा सकते हैं क्वेश्चन को। लेकिन आइस से ठीक पहले एन आर्टिकल यूज करना गलत हो जाएगा। तो सिंपली हमें पता चला कि इस पार्ट में एरर है, तो यहाँ पे डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने समझा या सीखा, सर आइस जो शब्द है ना वो तो अपने आप में एक मटेरियल यानी एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो उससे पहले एन तो नहीं आएगा। ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा। हाँ, काउंटेबल सेंस में दिखाना चाहते हो तो आप पीस ऑफ आइस लिख सकते हैं, आप ऐसे भी दिखा सकते हैं सेंटेंस को। ठीक है, तो इस पार्ट में एरर है भाई। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने भाई, द टीचर वॉज टेकन बैक बाय द ओडासिटी। ओडासिटी होता है यार एक तरीके का दुस्साहस, यानी ठीक है, मतलब दुस्साहस की सेंस में यूज करते हैं। द ओडासिटी ऑफ द न्यू स्टूडेंट। चलो देखते हैं भाई। देखो यार क्वेश्चन क्या है, द टीचर वॉज टेकन बैक, तो गलती यहीं पे है सर, बी पार्ट में, है ना। बेसिकली यहाँ पे एक फ्रेज होता है हमारा टेकन अबैक। क्या होता है? टेकन अबैक। टेकन बैक नहीं होता भाई, टेकन अबैक। ठीक है, टेकन अबैक का जो सेंस बनता है वो क्या बनता है? एक तरीके से शॉक्ड, है ना, शॉक्ड हो जाना। तो टीचर क्या हो गया था? शॉक्ड हो गया था। किस चीज़ को लेके? न्यू स्टूडेंट्स की ओडासिटी को देखते हुए, यानी उसके दुस्साहस को देखते हुए, मतलब उसने नेगेटिव सेंस में हमने मतलब ये वर्ड यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इजीली ये समझ में आ गया होगा भाई। ठीक है, तो ध्यान रखें यहाँ पे टेकन अबैक अपने आप में एक फ्रेज होता है भाई। इसका मतलब क्या होता है? एक तरीके से इसका जो मीनिंग बनता है वो बनता है शॉक्ड। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? बी। तो यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने है भाई, है ना। क्वेश्चन क्या है? आई हैव मेट माई फ्रेंड यस्टरडे। देखिए यार, पहली बात तो हिंट आपको दे ही दिया, यस्टरडे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी स्टेटमेंट के अंदर अगर आपको इस तरीके से टाइम जो है वो मार्क किया जाए और आपको क्या देखने को मिले? यस्टरडे, या कोई भी पास्ट ईयर यानी प्रीवियस ईयर, अगो, बिफोर, कुछ ऐसे शब्द देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। और यहाँ पे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ किया गया है, यानी आप हैव मेट तो नहीं लिख सकते, बजाय इसके हमें सिर्फ क्या लिखना चाहिए? मेट। तो सही कैसे बनेगा? आई मेट माई फ्रेंड यस्टरडे। तो आंसर क्या हो सकता है हमारे यहाँ पे? क्या होगा? ये तरीका होगा सही। ठीक है, बाकी सारे जो वो गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। सर पूछा ये गया था कि सेंटेंस को कैसे सही बना सकते हैं, ऑप्शंस की हेल्प से आप देख सकते हैं। तो हमें क्या लिखना चाहिए? आई मेट माई फ्रेंड।
ठीक है। हैव बीन मीटिंग भी गलत हो जाएगा, हैड बीन मीटिंग भी गलत है और वॉज मीटिंग भी गलत हो जाएगा। तो आंसर होगा आपका बी। बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है जी, रामिया इज वर्किंग हार्डली टू गेट गुड मार्क्स। चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, इसको देखते हैं। सर पहली बात तो क्या कि हार्डली जो शब्द होता है ना, ये अपने आप में एक एडवर्ब है, ठीक है। और जब ये एडवर्ब की तरह यूज़ किया जाएगा तो मेन वर्ब से पहले आता है भाई, ये तो इसकी पोजीशन मेन वर्ब से पहले होती है, अपने आप में एक नेगेटिव सेंस देता है ये, ठीक है। और दूसरी बात देखिएगा, हालांकि ऐसा नहीं है, इस क्वेश्चन को सही करने के लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं, रामिया इज हार्डली वर्किंग, मतलब ना के बराबर ही काम कर रही है, किस चीज़, मतलब ना के बराबर ही मेहनत करती है टू गेट गुड मार्क्स, अच्छे नंबर लेने के लिए। या हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, रामिया इज वर्किंग हार्ड, ठीक है। अगर हम पॉजिटिव सेंस में बात करें तो वहाँ पे हार्ड शब्द भी अपने आप में एक एडवर्ब होता है। रामिया इज वर्किंग हार्ड यानी वो बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत कर रही है भाई, ठीक है, यानी कड़ी मेहनत की जा रही है। रामिया इज वर्किंग हार्ड टू गेट गुड मार्क्स, अच्छे नंबर लेने के लिए, मतलब काफ़ी ज़्यादा कड़ी मेहनत करने की बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे सर हमने सीखा कि क्वेश्चन तो सही दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं नेगेटिव सेंस में दिखाना चाहूँ तो रामिया इज हार्डली वर्किंग करके भी सही हो सकता था, और दूसरी तरफ अगर सेंटेंस की सेंस में समझाऊँ, रामिया इज वर्किंग हार्ड यानी यहाँ पे पॉजिटिव सेंस में यूज़ किया गया है। सर हार्ड जो शब्द है ना, उसकी दो खास बात होती हैं। हार्ड जो शब्द एक एडजेक्टिव का भी रोल प्ले करता है, एक एडवर्ब का भी रोल प्ले करता है। बहुत डिटेल में मैंने आपको एडजेक्टिव टॉपिक में पढ़ाया हुआ है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। फिलहाल मैंने समझाया यहाँ पे कि आप यहाँ पे हार्डली को लेके आ रहा है, इस पार्ट को लेके आ रहा है, बजाय इसके हमें क्या यूज़ करना चाहिए, हार्ड शब्द का यहाँ पे यूज़ करना चाहिए, ठीक है। वो तो मैंने आपको दिखाया कि दोनों सेंस में हम सही कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आपने एक चीज़ सीखनी है यहाँ पे कि किस पार्ट को लेके आ रहा है, हार्डली को लेके आ रहा है। तो बजाय हार्डली के क्या यूज़ करना चाहिए, हार्ड। हार्ड शब्द यहाँ पे अपने आप में एक एडवर्ब है जो कि पॉजिटिव सेंस में यूज़ किया गया है, ठीक है। तो रामिया इज़ वर्किंग हार्ड, तो कैसे काम करता है भाई, वो बड़ी कड़ी मेहनत के साथ, मतलब यहाँ पे काम करने की बात की गई है अच्छे नंबर लेने के लिए, ठीक है। तो ये अपने आप में यहाँ पे क्या है कि एडवर्ब है। तो उम्मीद है बात समझ में आई होगी। हार्डली शब्द जब एडवर्ब होता है तो पोजीशन होती है सर मेन वर्ब से पहले, ठीक है, और वो एक नेगेटिव वर्ड होता है, नेगेटिव सेंस में बात करता है। हार्ड जब शब्द एक एडवर्ब बनने का रोल प्ले करेगा तो पॉजिटिव सेंस में बात करता है, और पोजीशन कहाँ होगी, मेन वर्ब के बाद। तो यहाँ पे यही पॉइंट था हमारा। तो हमें कैसे लिखना था, रामिया इज वर्किंग हार्ड, मतलब कड़ी मेहनत कर रहा है किस चीज़ के लिए, टू गेट गुड मार्क्स, अच्छे नंबर लेने के लिए। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे अगर देखा जाए एरर किस पार्ट को लेके है, तो हार्डली शब्द को, इस पॉइंट को लेके एरर है। अब आते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। मैं चाहूंगा कि ये क्वेश्चन आप सभी करें भाई, उसके बाद आगे देखते हैं जी। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, हिज मदर्स ट्रांसफर, ठीक है, माँ के ट्रांसफर की बात की गई है भाई, कहाँ से, फ्रॉम अ स्मॉल टाउन यानी इस छोटे टाउन से, और कहाँ पे, दिल्ली की तरफ, टू दिल्ली, ब्रॉट अप अ ह्यूज चेंज इन हिज स्कूलिंग, ठीक है। सर यहाँ पे बहुत बढ़िया पॉइंट है ये, ठीक है। एक हिंट के तौर पर यहाँ पे मैं चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा आप सभी के लिए। यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ किया गया है, ब्रॉट अप, क्या यूज़ किया गया है, ब्रॉट अप। ब्रॉट अप का मतलब क्या होता है, एक तरीके से ये फ्रेजल वर्ब है। जैसे ब्रिंग अप आपने पढ़ा होगा, ब्रिंग अप जैसे इसका मतलब होता है मुद्दे उठाना, ठीक है। तो आप ये तो नहीं यूज़ करना चाहेंगे, बजाय इसके हमें क्या यूज़ करना चाहिए, हमें यूज़ करना चाहिए अबाउट शब्द का। तो आंसर क्या होगा, अपनी यूज करेंगे, ब्रॉट अबाउट अ ह्यूज चेंज इन हिज स्कूलिंग, क्योंकि यहाँ पे बात की गई है बदलाव करने की, और जब बदलाव करने के सेंस में हम चीज़ें यूज करते हैं ना, तो हमारी एक फ्रेजल वो बनती है ब्रिंग अबाउट। तो यहाँ पे ब्रिंग का सेकंड फॉर्म यूज किया गया है ब्रॉट, ठीक है। तो मैं लिख दे रहा हूँ सर आपके लिए यहाँ पे। तो हमें क्या यूज करना चाहिए, हमें यूज करना चाहिए यहाँ पे ब्रिंग अबाउट। मतलब ब्रिंग अबाउट अपने आप में हमारी क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है जिसका आप ध्यान रखेंगे। इसका मतलब होता है बदलाव लाना, ठीक है, क्या होता है, बदलाव लाना। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सेंस समझते हैं, हिज मदर्स ट्रांसफर, मतलब ट्रांसफर इसलिए हुआ होगा ना भाई, एक छोटे टाउन से कहाँ पे, दिल्ली में, ब्रॉट अबाउट अ ह्यूज चेंज इन हिज स्कूलिंग, ताकि उसकी स्कूलिंग में क्या देखने को मिले, एक बड़ा बदलाव देखने को मिले। तो यहाँ पे बात उस सेंस में की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो फ्रेजल वो बनेगा, वो क्या बनेगा, ब्रॉट अबाउट, ना कि ब्रॉट अप, ठीक है, क्योंकि किसी मुद्दे को उठाने की बात नहीं की गई है, ठीक है जी। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे सी। उम्मीद है भाई क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है, मैं चाहूंगा एक कोशिश आप सभी करें भाई, एक कोशिश आप सभी करें। मिसेज मीना एंड फैमिली, मतलब मिसेज मीना और उसके परिवार को रिसीव हुआ है कोई लेटर, हिज लेटर यानी किसी और का लेटर, अ वीक एगो। देखो यार मैं कहूँगा कि ये साफ तौर पर एसएससी की तरफ से आपके लिए एक जाल था,
बहुत बच्चे शायद एक गलती ये कर सकते हैं कि वो यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव को यानी हिज को चेंज करने की कोशिश करें, लेकिन आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताऊँ सर, यहाँ पे देखो सेंस समझते हैं। मिसेज मीना और उसके परिवार को लेटर रिसीव हुआ एक सप्ताह पहले, अ वीक एगो, और वो भी किसी और का, यानी किसी और का लेटर रिसीव हुआ उसको और उसके परिवार को, तो हिज यूज करना बिल्कुल सही है सर, इस सेंस में आप बिल्कुल सही जा रहे हो। तो इसका मतलब इस सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ए, यहाँ पे नो एरर सर, इस सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द क्लास टीचर वॉज वाउंडेड इन अ लेग। ठीक है, द क्लास टीचर वॉज वाउंडेड इन अ लेग, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखना ये सही है या गलत है, तो प्लीज देखिएगा, समझते हैं। द क्लास टीचर की बात की गई है भाई, वॉज वाउंडेड, ठीक है, इन अ लेग। देखो यार उसी की लेग की बात की गई है, क्लास टीचर की लेग की बात की गई है, तो सीधा सा क्वेश्चन आप ऐसे समझ सकते हो। तो ए लेग तो नहीं आएगा भाई, ठीक है, या तो हम यूज कर सकते हैं हिज लेग, है ना, क्योंकि टीचर है तो जेंडर नहीं पता, तो आप हिज लेग भी लिख सकते हैं, हर लेग भी लिख सकते हैं। तो जब जेंडर ना पता हो तो हम, जैसे कि आप सभी जानते हैं मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, तो मेल की तरफ ज़्यादा मूव कर लेते हैं, हालांकि सही दोनों होते हैं भाई। तो हिज लेग भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आंसर आपका हिज लेग भी हो सकता है, या आप चाहे तो आर्टिकल दा का भी यूज़ कर सकते हैं, द लेग, लेकिन ए आर्टिकल यूज करना गलत हो जाएगा, तो आप सिंपली ऐसे देख सकते थे, ये ऐसे भी समझ सकते हैं। सर यहाँ पे बात की gई है एम्फेटिकली, जब हम बात करते हैं एम्फेटिकली, या मैं ये कहूँ कि जब हम मतलब बहुत खास बना के किसी चीज़ को दिखाने की कोशिश करते हैं, जोर डालकर हम बात करते हैं या दिखाते हैं किसी पॉइंट को, तो ऐसे सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं आर्टिकल दा का। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि ए आर्टिकल तो यूज़ नहीं किया जाएगा, बजाय इसके हमें क्या यूज़ करना चाहिए था, यहाँ पे आर्टिकल दा का यूज़ करना चाहिए था। वैसे भी ऐसे भी देखिएगा, जब भी प्रेपोजिशन का कोई ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है ना, कोई बॉडी पार्ट, ये प्रेपोजिशन है जैसे इन, और इसका ऑब्जेक्ट कौन बनने का काम करे, कोई बॉडी पार्ट, तो ऐसी सिचुएशन में उस बॉडी पार्ट से पहले हम आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो उम्मीद है भाई क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो एरर है डी पार्ट में। सही करने के तरीके सर वेरिएशंस तो बहुत हो सकती हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि किसी बच्चे को कितनी वेरिएशंस आती हैं या किस किस तरीके से चीज़ें कवर कर सकते हैं। बाय द वे आप आर्टिकल दा का वहाँ पर यूज़ करें, ऐसे सही कर सकते थे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। टुडे शी सेड टू हर फ्रेंड, ठीक है, ओके, यू आर द स्वीटेस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट। आई हैव मेट एवर लिखा हुआ है। अच्छा, जैसे कि आपने नोट किया सर, मैंने पढ़ाई क्या है, आई हैव एवर मेट, है ना। इसका मतलब देखो यार एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि एरर इसी पार्ट को लेके है, ठीक है सर। एरर क्या है, पोजीशन को लेके, ठीक है, एवर की पोजीशन को लेके एरर है। तो आप हमेशा ध्यान रखें, एवर की जो पोजीशन है ना, जैसे नेवर की पोजीशन आती है ना, वैसे ही जैसे नेवर की पोजीशन होती है ना किसी भी सेंटेंस में भाई, वैसे ही एवर की भी पोजीशन होती है। कहाँ होती है ये? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी पोजीशन को लेके ये पॉइंट बन जाता है। तो बजाय इसके हमें क्या लिखना चाहिए, आई हैव एवर मेट, तो इस तरीके से लिखना चाहिए था, ठीक है। तो ये पोजीशन का पॉइंट बन जाता है। तो एरर है जी हमारा ए पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपके बीच, क्वेश्चन नंबर 18। चलो देखते हैं भाई। मिस्टर नारायण, ठीक है, इज अ रादर लेजी मैन। चलो भाई ये पॉइंट भी क्लियर करता हूँ सर। देखिएगा सर, ध्यान रखिए, रादर ना हमारा एक ऐसा पॉइंट है, ये ध्यान रखेंगे आप, कि हम ना इससे पहले भी आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं और इसके बाद भी आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही पोजीशन बिल्कुल सही होती है, इससे पहले भी यूज़ कर सकते हैं, इसके बाद भी, ठीक है। बाकी रादर को लेके बहुत डिटेल से सर आपका एडजेक्टिव टॉपिक में भी और एडवर्ब टॉपिक में भी पढ़ाया गया है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो रादर को लेके सर एक चीज़ ध्यान रखें कि रादर को लेके आर्टिकल की पोजीशन ध्यान रखें, इससे पहले भी हो सकती है, इसके बाद भी हो सकती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। मिस्टर नारायण जो कि सब्जेक्ट है स्टेटमेंट का, बिल्कुल सही है। इज एक वर्ब की तरह यूज़ किया गया है, इज अ रादर लेजी मैन, तो रादर से पहले आर्टिकल की पोजीशन है जो कि बिल्कुल सही है। तो सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है भाई, ठीक है। तो ऐसा कोई ऑप्शन आपका ऑप्शन बी, कोई गलती है ही नहीं भाई सेंटेंस में, ठीक है। तो ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है भाई, माई स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर देयर फ्लाइट, ठीक है, मतलब वेट कर रहे हैं भाई किस चीज़ के लिए, उनकी फ्लाइट्स के लिए, एट द गेट नंबर 6। तो यहाँ पे देखो यार, पढ़ने मात्र से समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल दा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो सिंपली हमें क्या लिखना चाहिए था, एट गेट नंबर 6, ठीक है। वैसे भी ध्यान रख सकते हैं सर, जब किसी नंबर से ठीक पहले कोई नाउन आता है ना, तो उससे पहले आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है, यूज़ करना गलत हो जाएगा, तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आर्टिकल दा का यूज़ करना गलत है, यानी बी पार्ट में एरर है भाई।
अब आते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, आई एम श्योर, ठीक है, श्योर हो आप किसी चीज को लेके, दैट ही विल प्रे फॉर अ गुड क्रॉप दिस ईयर। देखो यार, वैसे तो एरर समझ में आ गया होगा कि ही शब्द अपने आप में एक सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, एक प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। दैट कंजंक्शन के ठीक बाद विल अपने आप में मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब है, और जैसे कि आप सभी जानते हैं किसी भी मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद हमें जरूरत होती है किसी बेस फॉर्म की, ठीक है, किसी बेस फॉर्म की, यानी वर्ब की बेस फॉर्म यूज की जाती है। तो यहाँ पे प्रेइंग शब्द यूज करना गलत हो जाएगा, बजाय इसके क्या यूज करना चाहिए, प्रे। फिलहाल के लिए आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म समझ सकते हैं, हालांकि वो वर्ब की बेस फॉर्म होती है। तो आंसर क्या होगा, आई एम श्योर दैट ही विल प्रे। क्या होगा, ही विल प्रे, प्रेइंग यूज करना गलत हो जाएगा। उम्मीद है भाई समझ में आ गया होगा कि किसी भी मोडाल हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है वर्ब की बेस फॉर्म। फिलहाल के लिए फर्स्ट फॉर्म समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो यहाँ पे प्रेइंग यूज करना गलत है, प्रे शब्द का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट बनता है जीटी, ठीक है, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं भाई अब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है भाई। प्रतीक वॉज प्लानिंग टू आस्क श्रेया फॉर अ फेवर, ठीक है, मतलब ओके, प्रतीक वॉज प्लानिंग टू आस्क श्रेया फॉर अ फेवर, ठीक है, यानी एक फेवर को लेकर उसकी डिमांड की बात की गई है। बट ही कुडंट मस्टर अप द करेज, लेकिन सांस नहीं जुटा पा रहा कैसे भी। सो ही ब्लैक्ड आउट, ठीक है, सो ही ब्लैक्ड आउट। देखो यार, क्वेश्चन में समझा दे रहा हूँ, ये ब्लैक्ड आउट जो देखा गया है ना, ये आप देख सकते हैं, यानी एक फ्रेजल वर्ब का पॉइंट है। तो सिंपली हमें क्या समझना है, मैं एक हिंट दे रहा हूँ, मैं चाहूंगा कि ये कोशिश एक बार आप सभी करें, ठीक है। सर यहाँ पे फ्रेजल वर्ब का हमारा एक एरर है, आपको ये देखना है कि हमें यहाँ पे ब्लैक्ड आउट की वजह इनमें से कौन सा हमारा सेंटेंस सही होगा, यानी कौन सी फ्रेजल वर्ब हमारी सही बन जाएगी। क्या यहाँ पे टर्न्ड डाउन यूज करना सही होगा, क्या चेकड आउट यूज करना सही होगा, क्या चिकनड आउट यूज करना सही होगा, या फिर ब्रोक इन यूज करना सही होगा। तो मैं चाहूंगा ये कोशिश आप करिए, प्लीज टेक योर टाइम। उसके बाद सर इस क्वेश्चन का मैं आपको जवाब दूंगा यहाँ पे। तो सभी बच्चे एक बार कोशिश जरूर करें भाई, सभी। सभी कोशिश करें भाई। चलो यार, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखो यार, समझते हैं पहले तो ब्लैक आउट की सेंस समझते हैं। देखो, ब्लैक आउट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को एकदम से बेकार कर देना, है ना। वैसे काफ़ी सेंस में यूज़ किया जाता है, उनमें से एक ये भी हो सकती है, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि एकदम से जब हमारी आंखों के सामने कोई अंधेरा सा आ जाता है, उस सेंस में यूज़ किया जाता है। या कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए हम एक तरीके से समझ सकते हैं मूर्छित हो जाते हैं, तो मतलब बेहोश टाइप हो जाते हैं, तो उस सेंस में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब हमें सर यहाँ पे क्या देखना है कि कौन सा फ्रेजल वर्ब यहाँ पे सुटेबल है इस सेंटेंस की सेंस के अकॉर्डिंग, है ना। तो हमें सर फ्रेजल वर्ब का थोड़ा आइडिया होगा, तभी हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो देखो, टर्न्ड डाउन का मतलब यार होता है कि एक तरीके से किसी चीज़ को मतलब अस्वीकार कर देना, ठीक है, नकार देना, उस सेंस में यूज़ किया जाता है। चेकड आउट, जैसे किसी होटल से चेकआउट करते हैं, ठीक है, उस सेंस में यूज़ किया जाता है। चिकनड आउट, एक तरीके से डर जाना, यानी डरा हुआ। और ब्रोक इन का मतलब होता है कहीं पे मतलब जबरदस्ती घुसना, ठीक है, जैसे चोरी करने के लिए किसी घर में घुस गया कोई इंसान, यानी जबरदस्ती कहीं पे घुस जाना। अब यहाँ पे सेंटेंस की जो सेंस समझ में आ रही है वो क्या समझ में आ रही है, देखो, प्रतीक वॉज प्लानिंग टू आस्क श्रेया फॉर अ फेवर, ठीक है, बट ही कुडंट मस्टर अप द करेज, सो ही चिकन्ड आउट। सर यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, ये है ना, डर जाना। तो टर्न डाउन भी नहीं हो सकता है, ठीक है, चेकआउट का भी सेंस नहीं बन रहा है, यहाँ पे सारी चीज़ें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रही है। ब्रोकन इन, जबरदस्ती घुसने की थोड़ा ही ना बात की गई है। तो बाकी सब जो चीज़ें दिखाई गई हैं वो सारी की सारी चीज़ें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चली जाती है। तो हमारा सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए भाई। तो उम्मीद है भाई ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भाई, और मैं चाहूँगा कि एक बार सभी कोशिश करें, सभी बच्चे इस पॉइंट को लेके कोशिश करें, उसके बाद मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। सभी बच्चे यहाँ पे कोशिश करें। चलो देखते हैं यार, सीधा सा और सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी बच्चों ने, बहुत बच्चों का सोल्व हो गया होगा। शी वॉज सिंगिंग, ठीक है, ब्यूटिफुली इन द कॉन्सर्ट हॉल लास्ट नाइट। देखो यार, एक हिंट मिला आपको, लास्ट नाइट, ठीक है, लास्ट नाइट, प्रीवियस नाइट, या कोई सी पास्ट ईयर की बात की जाती है तो हम सभी जानते हैं ऐसी सिचुएशन में यूज़ किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ना कि कॉन्टिन्यूस टेंस। तो यही गलती है कि यहाँ पे कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करना गलत हो जाएगा, ठीक है। तो वजह से हमें क्या यूज़ करना चाहिए, हमें यूज़ करना चाहिए
वर्ब के सेकंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करना चाहिए। तो आप लिखेंगे शी सैंग ब्यूटीफुली, ठीक है, कैसा गाया था उसने, ब्यूटीफुली, इन द कॉन्सर्ट हॉल लास्ट नाइट, ठीक है। तो इजीली आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते थे भाई। तो आंसर यहाँ पे होगा हमारा ऑप्शन सी, शी वॉज सिंगिंग नहीं लिख सकते आप, वर्ब के सेकंड फॉर्म यूज की जाएगी, क्योंकि लास्ट नाइट से हिंट मिला कि हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमें यूज करना चाहिए था, लेकिन कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज किया गया है तो गलत हो जाएगा। तो आप लिखेंगे शी सैंग, ठीक है, सिंग सैंग संग, तीनों फॉर्म आप जानते हो भाई। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। चलो भाई इसको भी देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये है, द पुलिस इंस्पेक्टर वाज ट्राइंग टू गिव आउट, ठीक है, द कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टोरीज, ठीक है, इन द सीन ऑफ द एक्सीडेंट। क्वेश्चन ये आपने पढ़ा होगा। सर यहाँ पे भी एक हिंट दे रहा हूँ, फ्रेजल वर्ब का ही पॉइंट है, गिव आउट, ठीक है। आपको यहाँ पे सेंस के अकॉर्डिंग समझना है कि कौन सा फ्रेजल वर्ब आपको यूज करना है। क्या यहाँ पे आपको जरूरत है लाइटन अप की, क्या जरूरत है आपको यहाँ पे रश आउट की, क्या यहाँ पे साइन अप की जरूरत है, या फिर यहाँ पे शॉर्ट आउट की जरूरत है। तो फिर से एक कोशिश मैं चाहूंगा आप करें, उसके बाद मैं यहाँ पे जवाब देना सही समझूंगा। तो प्लीज टेक योर टाइम और एक कोशिश करें इस क्वेश्चन को लेके भी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन जाएगा भाई ये भी, ठीक है। चलो एक हिंट दे रहा हूँ, गिव आउट के सेंस में यूज किया जाता है, मतलब किसी चीज का एक तरीके से काम करना बंद कर देना, ठीक है, या बांट देना की सेंस में भी यूज करते हैं। तो इस काफी वेरिएशंस है, उनमें से मैंने कुछ बताई आपको, इन सेंस में हम यूज करते हैं। अब सेंटेंस की सेंस के अकॉर्डिंग हमें चीजें समझनी है। अब सेंटेंस की सेंस के अकॉर्डिंग समझना है। देखो यार, जब तक आपको मीनिंग नहीं पता होगा फ्रेजल वर्ब्स का, तब तक थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, फिर भी आप एक कोशिश करके देख सकते हैं, ठीक है, फिर भी एक कोशिश सभी बच्चे करके देख सकते हैं भाई। चलो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा। देखो यार, लाइटन अप का मतलब होता है किसी चीज पर प्रकाश डालना, तो यहाँ पे प्रकाश डालने की बात नहीं की गई है। रश आउट एक तरीके से मतलब भागने की सेंस में हम यूज करते हैं, तो ऐसा भी कोई सेंस नहीं है भाई, है ना, मतलब दूर हो जाना या भागने की सेंस में यूज करते हैं, तो ऐसा भी कोई सेंस नहीं है। साइन अप का मतलब होता है किसी चीज में मतलब एक तरीके से इन्वॉल्व होने की बात की जाती है। जैसे हम किसी वेबसाइट में जब जाते हैं तो वहाँ पे साइन अप करते हैं, तो सेंस में यूज किया जाता है। और शॉर्ट आउट हम समझते हैं कि किसी चीज़ को शॉर्ट आउट करना, ठीक है, सोल्व करना, हल निकालना, कुछ ऐसे। तो यहाँ पे देखिएगा, द पुलिस इंस्पेक्टर वॉज ट्राइंग टू, भाई पुलिस इंस्पेक्टर जो कोशिश करेगा वो चीज़ों को शॉर्ट आउट करने की तो करेगा ना, वॉज ट्राइंग टू शॉर्ट आउट द कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टोरीज इन द सीन ऑफ द एक्सीडेंट, यानी हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। तो जरूरी ये है कि सर आपको सभी फ्रेजल वर्ब का यहाँ पे मीनिंग पता हो, और उस सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग ही हम अपने इस तरीके के क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने है, मैं चाहूंगा आप सभी बच्चे एक बार कोशिश करें और उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ऐसा नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन आपने पहले नहीं किया है, काफी बार आप कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन भी। चलो मैं बताता हूँ सर। देखो, दी होटल रूम विच वी बुक्ड, ठीक है, जो आपने बुक किया था भाई, इजंट इनफ बिग, तो यहीं पे एरर है भाई, सीधी सी एरर है यार। देखो समझिएगा सर, इनफ शब्द को लेके एक पॉइंट ध्यान रखेंगे आप। पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि इनफ के साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है। चलो मैं ये भी लिख देता हूँ, इनफ शब्द के साथ हमेशा कौन सी डिग्री आती है, पॉजिटिव डिग्री। यूजुअली आप इसके साथ पॉजिटिव डिग्री ही यूज कर सकते हैं, तो एक तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरी बात ये ध्यान रखिए कि इनफ की जो पोजीशन है ना, वो एक एडजेक्टिव के ठीक बाद आती है, ना कि पहले। इनफ की पोजीशन जो है एडजेक्टिव के बाद आती है। यहाँ पे इनफ शब्द अपने आप में एक एडवर्ब होता है। हाँ, नाउन की अगर बात करेंगे तो इनफ की पोजीशन नाउन से पहले आती है, और वहाँ पे इनफ शब्द अपने आप में एक एडजेक्टिव बनता है। इनफ शब्द एक एडजेक्टिव भी हो सकता है, एक एडवर्ब भी हो सकता है। जब ये एडजेक्टिव का रोल प्ले करेगा भाई, तो नाउन से पहले देखने को मिलेगा। जब ये एडवर्ब का रोल प्ले करता है ना, तो इनफ शब्द की पोजीशन का होती है एक एडजेक्टिव के ठीक बाद, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, बिग जो शब्द एक एडजेक्टिव है भाई, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को ही तो एडजेक्टिव कहा जाता है। या आप ये कहिए कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने वाले शब्द को, यानी उसके मीनिंग में कुछ एड ऑन कर देना, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देना, उसी को तो एडजेक्टिव कहा जाता है ना। तो यहाँ पे बिग शब्द अपने आप में एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव है तो इनफ की पोजीशन एडजेक्टिव के बाद आती है, तो पोजीशन की एरर थी भाई। बजाय इसके हमें क्या लिखना चाहिए, बिग इनफ, बिग इनफ, तो इस तरीके से लिखना चाहिए था। तो कहाँ पे गलती है भाई, एरर जो है फर्स्ट पार्ट में, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं भाई। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है, द टीचर विल नेवर गिव यू पनिशमेंट इफ यू विल कम ऑन टाइम। देखो यार ये तो आसान सा ही क्वेश्चन है, आपने यहाँ पे ही पकड़ ली होगी एरर। कंडीशन वर्ड के साथ कभी फ्यूचर टेंस यूज ही नहीं किया जाता, तो विल यूज करना गलत हो जाएगा। सीधा क्या होना चाहिए था, इफ यू कम। तो ए पार्ट में एरर है, ठीक है। बहुत बार आप ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं कि किसी भी कंडीशनल वर्ड के साथ हम कोई फ्यूचर टेंस यूज नहीं कर सकते, तो विल यूज करना या शैल यूज करना या इस तरीके से चीजें यूज करना यहाँ पे गलत हो जाएगा। आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके सामने है भाई, दैट डे वी रीच्ड लेट फॉर द कॉम्पिटिशन, ठीक है, एंड इवन दो द कॉम्पिटिशन वेंट ऑन, ठीक है। कैसा रहा भाई, वो स्मूथ नहीं आएगा यार, है ना, सीधी सी एरर है यहाँ पे। स्मूथली शब्द का यूज करना चाहिए, क्योंकि वेंट शब्द अपने आप में एक वर्ब है ना, और वर्ब को मॉडिफाई कौन करता है, एडवर्ब करता है। तो स्मूथ शब्द तो यूज नहीं कर सकते, हमें एक एडवर्ब की जरूरत है, तो हमें क्या यूज करना चाहिए, स्मूथली शब्द का यूज करना चाहिए, है ना। दो मतलब इवन दो, हालांकि तो कॉम्पिटिशन था, द कॉम्पिटिशन वेंट ऑन स्मूथली, ठीक है। बाकी सब ठीक है जी। आई फेल्ट बैड अबाउट शिवानी लॉसिंग इट, ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो एरर हमारी यहाँ पे है, स्मूथ शब्द नहीं आएगा, स्मूथली आएगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी वर्ब को मॉडिफाई यानी उसको क्वालिफाई करने का काम एक एडवर्ब का होता है, तो यहाँ पे एडवर्ब की रिक्वायरमेंट है, तो स्मूथली शब्द का आप यूज करेंगे। तो एरर अगर देखा जाए तो बी पार्ट में है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई आपके बीच, वो भी देखते हैं। ड्यूरिंग विंटर्स, ठीक है, मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स आर नॉट रनिंग ऑन टाइम, ठीक है, इन नॉर्थ इंडिया। देखो यार एक ना हिंट दिया आपको, उसने क्या दिया, ड्यूरिंग विंटर्स, जो कि अपने आप में एक फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी दिखाई गई है आप लोगों को, ठीक है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब भी हम बात करते हैं किसी फ्रीक्वेंसी की, ठीक है, जैसे ऑलवेज, डेली, है ना, यूजुअली, सेल्डम, ऑफन, इस तरीके के जो हमें वर्ड दिखाए जाते हैं, वैसे ही यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी दिखाई गई है ड्यूरिंग विंटर्स, यानी बात की गई है विंटर्स के ड्यूरेशन की, यानी उस दौरान की। तो वहाँ पे क्या होता है, मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स आर नॉट रनिंग, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी के केस में हमें यूज करना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ना कि कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हमारा आंसर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। हमारा आंसर क्या बनेगा, मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स डू नॉट रन, ये हमारा आंसर होगा। तो आंसर पूरा स्टेटमेंट में पढ़ दे रहा हूं, क्या बनना चाहिए, ड्यूरिंग विंटर्स मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स डू नॉट रन ऑन टाइम इन नॉर्थ इंडिया, ठीक है। यानी ये एक परमानेंसी यहाँ पे बताई गई है विंटर्स के दौरान, यानी एक फ्रीक्वेंसी दिखाई गई है यार, सीधी सी बात है, क्या दिखाई गई है, एक फ्रीक्वेंसी। तो जब भी हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की, तो जैसे कि अभी मैंने समझाया आपको, तो फ्रीक्वेंसी को दिखाने की जब बात करते हैं ना, तो ऐसी सिचुएशन में क्या यूज़ किया जाता है, ऐसी सिचुएशन में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं इस पॉइंट को। हम बढ़ते हैं जी आगे। क्वेश्चन आपके बीच है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिस कोल्ड वेदर, ठीक है, ये क्वेश्चन है भाई। तो मैं चाहूंगा ये कोशिश आप करें, उसके बाद मैं यहाँ पे जवाब देना सही समझूंगा, तो प्लीज आप देखिएगा भाई। चलो यहाँ देखते हैं। इन दिस कोल्ड वेदर, बात की गई है इस कोल्ड वेदर की। देयर इज नथिंग, ठीक है, लाइक गुड कप ऑफ टी, मतलब तो गुड कप ऑफ टी तो नहीं हो सकता ना यार। तो यहाँ पे वजह इसके क्या यूज करना चाहिए, क्योंकि कप शब्द तो एक काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो कहीं ना कहीं एक आर्टिकल की रिक्वायरमेंट है। तो हमें यहाँ पे यूज करना चाहिए लाइक आ गुड कप ऑफ टी। क्या यूज करना चाहिए, लाइक आ गुड कप ऑफ टी। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, यानी सही सेंटेंस क्या बनेगा, इन दिस कोल्ड वेदर देयर इज नथिंग लाइक आ गुड कप ऑफ टी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो किस पार्ट को लेकर हम कहेंगे, सी, क्योंकि सर गुड से पहले यहाँ पे आर्टिकल की रिक्वायरमेंट है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सर आप सभी जानते हैं कि जिस सेंटेंस में आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन आता है, तो लिखने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, पहले आर्टिकल, उसके बाद एडजेक्टिव और उसके बाद नाउन लिखा जाता है। जैसे ये आर्टिकल है, गुड एडजेक्टिव हो जाएगा, और कप शब्द अपने आप में एक नाउन का रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो आप इजिली समझ सकते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ए पार्ट ऑफ एन एप्पल इज रोटन, ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। देखो यार पहली बात तो यहाँ पे आपको इजीली समझ में आ जाना चाहिए, पार्ट ऑफ एन एप्पल इज रोटन, यानी यहाँ पे एम्फेटिकली कोई बात कही गई है कि पूरा एप्पल नहीं है रोटन, उसका कोई पार्ट, यानी उसको यार ये जोर डाल के दिखा रहा है ना कि उसका कोई पार्ट है वो रोटन है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब आर्टिकल दा की रिक्वायरमेंट है। तो एम्फेटिकली जब कोई चीज़ दिखाते हैं हम, तो वहाँ पे आर्टिकल दा यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे ऑफ एन एप्पल यूज़ नहीं कर सकते हैं, वजह इसके क्या यूज़ करना चाहिए, ऑफ द एप्पल। हो सकता है कुछ बच्चों को ठीक लगे एन, यहाँ पे इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिएगा सर, जैसे हम बोलते हैं मोस्ट ऑफ द
मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, या मैंने कहा सम ऑफ द गर्ल्स। जब हम ऐसे दिखाते हैं ना मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, यानी किसी चीज़ का हिस्सा दिखाते हैं, तो उसके बाद जो भी नाउन हम यूज़ करते हैं वहाँ पे उससे पहले आर्टिकल दा की रिक्वायरमेंट होती है, आर्टिकल दा यूज़ किया जाता है। तो इस बात कैसे भी समझ सकते हैं, यहाँ पे भी तो एक पार्ट की बात की गई है ना, अ पार्ट ऑफ, तो अ पार्ट ऑफ, तो यहाँ पे नाउन से पहले आर्टिकल दा आएगा, तो हम क्या लिखेंगे, आर्टिकल दा। तो ऐसे भी समझ सकते हैं आप इस बात को। तो एरर अगर देखा जाए कहाँ पे है भाई, तो अब ये ठीक है, एरर है यहाँ पे बी पार्ट में, ऑफ एन थोड़ा ही ना आएगा, ऑफ द आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है, ये देखिएगा, हाउ लॉन्ग आर यू वर्किंग फॉर योर करंट एम्प्लॉयर एंड व्हाई डोंट यू लुक फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज। चलो भाई, फिर से मैं कोशिश चाहूंगा कि आप करें एक बार भाई, उसके बाद यहाँ पे जवाब देना मैं सही समझूंगा। हालांकि ऐसा क्वेश्चन आप बहुत पहले भी कर चुके हैं भाई, काफी बार किया होगा आप लोगों ने, तो प्लीज कीजिए कोशिश। देखो यार सीधी सी बात है, हाउ लॉन्ग आर यू वर्किंग नहीं आएगा, बजाय इसके हमें क्या यूज करना चाहिए, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग फॉर योर करंट एम्प्लॉयर, मतलब एक कितने लंबे समय से आप काम करते आ रहे हैं। तो उस तरीके का जब हम सेंस दिखाते हैं तो हमारा जो तरीका होता है वो कुछ ऐसे होता है, हाउ लॉन्ग आर यू वर्किंग नहीं आएगा, हमें क्या लिखना चाहिए, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे सेंटेंस आप देख सकते हैं कैसे सही कर सकते थे आप। तो हाउ लॉन्ग आर यू वर्किंग नहीं आएगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका आंसर होगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है भाई, उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमें जरूरत है यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। ठीक है, और यूज क्या किया गया था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज किया गया था, तो यहाँ पे ये यूज करना गलत हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी हम जानते हैं सर कॉन्टिन्यूटी प्लस टाइम को जब भी हम डिनोट करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज किया जाता है। अब क्योंकि ये प्रेजेंट की वर्ब है तो हमें रिक्वायरमेंट थी यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की, तो हमें क्या यूज करना चाहिए, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग। तो उम्मीद है भाई ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, फॉर योर करंट एम्प्लॉयर, तो आसानी से आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते थे, मतलब आसानी से क्वेश्चन सोल्व किया जा सकता था। अब आते जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं चाहूंगा कि ये कोशिश आप सभी करें इस क्वेश्चन को लेके भी, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलो भाई बताते हैं, देखो इन ज्योग्राफी क्लास, मतलब ज्योग्राफी की क्लास में किसी टीचर ने बताया स्टूडेंट्स को, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स स्विट्जरलैंड लाइज, कहाँ है भाई, इनसाइड, इनसाइड जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया एंड इटली। यार इनसाइड तो नहीं आ सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे एक लोकेशन को पॉइंट आउट किया गया के बीच में, तो यहाँ पे हमें क्या यूज करना चाहिए, बिटवीन शब्द का यूज करना चाहिए। तो इनसाइड नहीं यूज किया जाएगा, बजाय इसके क्या यूज करना चाहिए, बिटवीन। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर यार बिटवीन तो दो के लिए यूज किया जाता है, ऐसा नहीं है भाई, दो से ज्यादा के लिए भी यूज कर लिया जाता है जब हम किसी रेसिप्रोकल रिलेशनशिप की बात करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में एक संधि हुई है, एक ट्रीटी हुई है, तो ऐसी सिचुएशन में हम बिटवीन यूज करेंगे। ठीक है, सिंपली आप ऐसे बोल सकते हैं जैसे मैंने कहा, देयर इज अ ट्रीटी बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। तो भले दो से ज़्यादा देशों की बात की गई है, तो ये जो एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप की बात की गई है, तो ऐसी सिचुएशन में भी बिटवीन दो से ज़्यादा के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा आप ऐसे समझिएगा, सर यहाँ पे अलग अलग देश के बीच की बात की गई है, जब हम किसी लोकेशन को पॉइंट आउट करते हैं ना, ठीक है, भले वो काफ़ी देशों के बीच की जो लोकेशन दिखाते हैं ना किसी कंट्री को लेके, तो ऐसे सिचुएशन में भी बिटवीन यूज़ किया जाता है। तो ध्यान रखें, तो इनसाइड यूज़ करना तो बिल्कुल गलत ही है। ठीक है, तो इजीली आप देख सकते थे कि इनसाइड तो नहीं आएगा, बजाय इसके हमें क्या यूज़ करना चाहिए, बिटवीन। तो यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा, आपका आंसर डी हो जाएगा भाई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आवर प्लेन अराइव्ड एट द मुंबई एयरपोर्ट एट द राइट टाइम। ठीक है सर, देखिएगा इस क्वेश्चन में एरर तो ढूंढ लिया होगा बहुत बच्चों ने काफी जल्दी। देखो यार यहाँ पे लिखा हुआ है एयरपोर्ट, कौन सा, द मुंबई एयरपोर्ट। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी, मतलब अगर हम बात करें एयरपोर्ट की, ठीक है, या किसी बिल्डिंग की बात की जाती है, तो सीधे तौर पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी हम बात करेंगे किसी एयरपोर्ट की या किसी फेमस बिल्डिंग की, तो उससे ठीक पहले किसी व्यक्ति का नाम या किसी प्लेस का नाम आप ऐड नहीं कर सकते हैं। अगर किसी एयरपोर्ट या किसी भी, मतलब किसी बिल्डिंग की बात की जाए, उसके साथ अगर किसी प्लेस या किसी व्यक्ति का नाम ऐड किया गया है, तो ऐसी सिचुएशन में हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, तो आर्टिकल दा यूज़ करना यहाँ पे गलत हो जाएगा। सर ये पॉइंट बहुत डिटेल से आपको आर्टिकल की क्लास में मार्क किया गया था, तो प्लीज़ देख सकते हैं, आर्टिकल का एक पॉइंट है, तो यहाँ पे आर्टिकल
आर्टिकल दा का यूज करना गलत हो जाएगा। बजाय इसके हमें क्या लिखना चाहिए, आवर प्लेन अराइव्ड एट मुंबई एयरपोर्ट एट द राइट टाइम, बिल्कुल सही समय पर। तो गलती है यहाँ पे सी पार्ट, आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आप चूज करेंगे यहाँ पे कि मुंबई एयरपोर्ट से पहले आर्टिकल दा का यूज करना गलत है, क्योंकि यहाँ पे किसी प्लेस का नाम ऐड किया गया है एयरपोर्ट से पहले, तो आर्टिकल यूज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एवरीवन हैव टू ज्वाइन हेल्थ, ठीक है, ओरिएंटेशन क्लासेस बिफोर गोइंग फॉर ट्रेकिंग। तो मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का जवाब आप दें और एक कोशिश करें, हालांकि बहुत आसान है सर। देखो यार, सीधी सी बात है यार, एवरीवन अपने आप में एक इनडेफिनेट प्रोनाउन है, ठीक है, जैसे एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीथिंग, समबडी, समवन, समथिंग, नोबडी, नो वन, नथिंग, ये जितने भी मैंने नाम लिए ना, ये सारे के सारे इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं। और इनडेफिनेट प्रोनाउन को यूजुअली एक सिंगुलर नाउन की तरह ही आप यूज करते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि समबडी हैज स्टोलन माई वॉच, ठीक है, समथिंग इज ट्रबलिंग मी, कुछ तो है जो मुझे परेशान कर रहा है। तो ऐसे ही सर एवरीवन भी क्या है, एक इंडेफिनेट प्रोनाउन है। तो इंडेफिनेट प्रोनाउन के साथ वर्ब सिंगुलर आएगी, तो हैव यूज करना गलत हो जाएगा। बजाय इसके हमें क्या यूज करना चाहिए, हैज यूज करना चाहिए। तो किस पार्ट को लेकर आ रहा है आप देख सकते हैं, एवरीवन हैव नहीं आएगा, हैज आएगा, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है भाई, प्लीज मैं चाहूंगा एक कोशिश आप करें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलो सभी बच्चे कोशिश करें, सभी कोशिश करें प्लीज भाई। देखो यार, इट वॉज नोटिस्ड दैट, क्या नोटिस किया गया था कि ही ट्रूथफुल आंसर्ड, मतलब आंसर कैसे किया, ट्रूथफुल। यार ये तो गलत हो जाएगा, यहीं पे आपको आंसर क्लियर हो जा रहा है, ठीक है, आगे भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आंसर्ड तो एक वर्ब है ना, और वर्ब को मॉडिफाई करने का काम एक एडवर्ब का होता है, तो ट्रूथफुल थोड़ा ही रहेगा। बजाय इसके ट्रूथफुली यूज करना चाहिए कि आंसर्ड कैसे किया, ट्रूथफुली। तो हाउ का रिप्लाई आ रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ट्रूथफुली यहाँ पे आप यूज करेंगे, ठीक है। तो सीधी सी बात है यार, सिंपली आपने ऐसे समझा कि यहाँ पे एक वर्ब आंसर्ड, और वर्ब को मॉडिफाई करने का काम एडवर्ब का होता है। तो एडवर्ब क्या है यहाँ पे, ट्रूथफुल थोड़ा ही ना होगा, ट्रूथफुली होगा। तो सही वाक्य क्या बनेगा, इट वॉज नोटिस्ड दैट ही ट्रूथफुली आंसर्ड द क्वेश्चंस रेज्ड बाय द हेड मिस्ट्रेस। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो आंसर यहाँ पे ये होगा आपका, सही वाक्य ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे आप अपना देख सकते हैं कि आंसर हो सकता है भाई हमारा ट्रूथफुल नहीं आएगा, ट्रूथफुली यूज करना चाहिए। तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ठीक है, अ ग्रेट कल्चर ऑफ हॉस्पिटलिटी ऑफ द स्पेनिश, ठीक है, यहाँ पे स्पेनिश, द स्पेनिश का मतलब होता है स्पेनिश के लोगों की बात की गई है, इज वेल नोन। चलो भाई, मैं चाहूंगा कि ये कोशिश आप करें, प्लीज सभी बच्चे कोशिश करें भाई, आसान सा क्वेश्चन है हालांकि। चलो यार देखो, यहाँ पे ना एम्फेटिकली किसी कल्चर को पॉइंट आउट करने की कोशिश की गई है। देखिएगा, अ ग्रेट कल्चर ऑफ हॉस्पिटलिटी ऑफ द स्पेनिश इज वेल नोन, यानी द स्पेनिश यानी उन लोगों की बात की गई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा सर, तो आ ग्रेट थोड़ा ही ना आएगा, यहाँ पे द ग्रेट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जब चीज हम कोई एम्फेटिकली दिखाने की कोशिश करते हैं, कोई चीज हम पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है, एक तरीके से हम जोर डालकर, प्रेशर डालकर स्पेसिफाइड थिंग्स में जब चीज़ों को चेंज कर देते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, द ग्रेट कल्चर ऑफ, क्या लिखेंगे, द ग्रेट कल्चर ऑफ हॉस्पिटलिटी ऑफ द स्पेनिश इज वेल नोन। वैसे भी आप जानते हैं सर, नाउन ऑफ नाउन जब भी देखने को मिलता है तो फर्स्ट नाउन से पहले आर्टिकल द की रिक्वायरमेंट होती है, तो वैसे भी समझते हैं। और यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं कि एम्फेटिकली कोई बात कही गई है, पॉइंट आउट करके कही गई है, तो आर्टिकल द की रिक्वायरमेंट है, तो आ ग्रेट नहीं लिखेंगे, द ग्रेट लिखेंगे। तो यहाँ पे डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब मैं चाहूंगा आप बच्चे दे पहले, उसके बाद मैं आगे मूव करूंगा। चलो कोशिश करें सभी के सभी भाई, सभी कोशिश करें। आसान क्वेश्चन है हालांकि, बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है भाई। देखो, रवीनाज डॉटर, ठीक है, काव्या, उसकी बेटी जो कि कौन है, काव्या, इज मोस्ट इंटेलिजेंट। यार पहली बात तो ये समझिएगा आप, मोस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले तो आर्टिकल द की रिक्वायरमेंट होती है। इतना तो समझ गए कि इसी पार्ट को लेके आ रहा है, इतना तो समझ गए इसी पार्ट को लेके आ रहा है। मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट एंड शी कंसिस्टेंटली अचीव्स टॉप ग्रेड्स, ठीक है यार, इंटेलिजेंट होगी तो टॉप ग्रेड्स तो मिलेगी ही ना भाई। तो इसलिए ये बात भी आप समझ सकते हो। अब सर चीज़ों को समझते हैं कि यहाँ पे एरर तो इसी पार्ट को लेके हमने सीख लिया, तो मोस्ट इंपोर्टेंट तो नहीं आ सकता है, सॉरी मोस्ट इंटेलिजेंट तो नहीं हो सकता है, तो बजाय इसके हमें क्या यूज़ करना चाहिए, यहाँ पे एन इंटेलिजेंट, तो हमारा आंसर ही हो जाएगा। तो आंसर सही कैसे बनेगा, रवीनाज डॉटर काव्या इज
एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। मतलब सीधी सी बात है यार, देखो उसने इन चीज़ों को आप देख सकते हैं अंडरलाइन किया गया है, हाईलाइट किया गया है। तो यही बताना कि यहाँ एरर है, यहाँ एरर है, इस पार्ट को लेके एरर है, या इस पॉइंट को लेके एरर है। तो सीधे तौर पर आपने सीखा कि यार ये पॉइंट तो गलत हो ही जाएगा, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है तो उससे पहले आर्टिकल दा की रिक्वायरमेंट है, तो जो कि नहीं दिया गया, इसका मतलब ऐसे तो इसी पार्ट में एरर है। अब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपने देखा कि हमारा आंसर क्या हो सकता है, तो इंटेलिजेंट से पहले यहाँ पे आप इस तरीके से सही बना सकते हैं, तो यहाँ पे एन आर्टिकल का आप यूज़ करेंगे, ठीक है। बाकी तो कोई ऑप्शन ऐसा दिया नहीं गया सर, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो बढ़िया क्वेश्चन था। अब बढ़ते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है भाई, इट वॉज माई नीस या नाइस जो भी आपको बोल रहे हैं, बेसिकली इट वॉज माई नीस हु वॉज लिविंग कॉलेज लास्ट ईयर एंड नॉट माई सन। भाई ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो मैं चाहूंगा एक कोशिश आप करें और इस क्वेश्चन का जवाब दें। आसान है यार, ऐसा क्वेश्चन इससे पहले भी किया आपने। देखो यार लास्ट ईयर एक हिंट मिला, इसका मतलब हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, हु वॉज लिविंग थोड़ा ही ना लिखेंगे, वॉज लिविंग तो कॉन्टिन्यूस टेंस से गलत हो जाएगा, तो आप क्या लिखेंगे, हु लेफ्ट, है ना। लिव के सेकंड फॉर्म यूज करेंगे जो कि क्या हो जाएगी, लेफ्ट। तो सही आंसर क्या होगा, इट वॉज माई नीस हु वॉज लिविंग लिखने की वजह क्या लिखेंगे, हु लेफ्ट कॉलेज लास्ट ईयर एंड नॉट माई सन। उम्मीद है भाई सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एरर थी इस पार्ट को लेके, तो यहाँ पे अपना आंसर क्या हो सकता है, हु वॉज लिविंग नहीं आएगा, हु लेफ्ट आएगा, तो सी आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आपके बीच है, मैं चाहूंगा ये क्वेश्चन सभी बच्चे भाई फिर से करें, सभी भाई, है ना। देखो यार सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज करें। चलो देखते हैं। इट इज सैड, ठीक है, दैट यू आर बिलीविंग इन सुपरस्टिशियस रिचुअल्स, ठीक है, ये क्वेश्चन है भाई। देखो यार सीधी सी बात है, यहाँ पे इजिली आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि आर बिलीविंग तो नहीं लिख सकते, क्योंकि बिलीविंग जो यार अपने आप में कैसी वर्ब है यार, ये तो या अपने आप में एक स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब है तो आईएनजी तो नहीं ऐड कर सकते आप, तो यानी आईएनजी पैटर्न में यूज करना गलत हो जाता है। ये एक स्टेटिव वर्ब है, तो इसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे बजाय इसके हम इंडेफिनिट टेंस में यूज करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, यू बिलीव, यू बिलीव। तो आप ध्यान रखें, स्टेटिव वर्ब को आप कॉन्टिन्यूस टेंस में यूजुअली यूज नहीं कर सकते हैं, तो ये यूज करना गलत हो जाएगा। तो हमें एक इंडेफिनिट टेंस की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे आर बिलीविंग नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पे बिलीव लिखेंगे आपने, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पे यूज किया, तो आंसर क्या होगा भाई यहाँ पे, हाँ ये बड़ा एक लॉजिकल पॉइंट बनता है सर। अब आप आंसर क्या देंगे, मैं चाहूंगा एक बार फिर से कोशिश करें सभी बच्चे को। 38 का हालांकि आपको देखो पता है कि आंसर आपने ढूंढ लिया क्या है, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है बच्चे के लिए। देखो अब ये देखना किस पार्ट को लेके एरर है। देखो ए पार्ट तो हमें ये दिखाया गया है, बी पार्ट हमें ये दिखाया गया है, सी पार्ट हमें ये दिखाया गया है, इसका मतलब सी पार्ट में एरर है भाई, और सी पार्ट कहाँ पे ये है सर। तो इन सभी बातों का भी ध्यान रखिए, ठीक है। आसान सा एक फेस समझ में आ गया होगा कि एक स्टेटिव वर्ब जो है वो कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज नहीं की जा सकती है, तो कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज करना गलत था, इसका मतलब एरर तो इसी पार्ट को लेके था। तो हमने इसको इंडेफिनिट टेंस में चेंज किया, क्योंकि स्टेटिव वर्ब को यूजुअली हम इंडेफिनिट टेंस में लेके चलते हैं, ठीक है। यूजुअली जब हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस दिखाया जाता है तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ले आते हैं, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा भाई, क्वेश्चन आपके बीच है, पुलिसमैन केम टू माई विलेज, ठीक है। देखिए यार पहली बात तो पुलिसमैन यहीं से समझ में आ गया होगा, ठीक है। बात की गई है पुलिसमैन की, जो कि एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इससे पहले आर्टिकल तो आएगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि इससे पहले आर्टिकल की रिक्वायरमेंट है, यानी इसी को लेकर एरर है। बाकी फिर भी पढ़ लेते हैं। पुलिसमैन केम टू माई विलेज एंड आस्क्ड अबाउट अ पर्सन, मतलब एक व्यक्ति के बारे में पूछा, हु बर्गल्ड अ हाउस लास्ट नाइट, ठीक है सर। देखिएगा अच्छा, कुछ बच्चों के दिमाग में शायद ये भी आ सकता है कि यार एम्फेटिकली कहा जा रहा है, तो यहाँ पे आर्टिकल दा भी हो सकता है, द पर्सन, अबाउट द पर्सन, ठीक है सर। यहाँ पे भी एक पॉइंट बन सकता है। देखो यार पहली बात तो यहाँ पे आर्टिकल की रिक्वायरमेंट है, जो कि नहीं दिया गया, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एरर तो मेरी यही बनती है। क्योंकि दूसरी तरफ आप ये देखिए ना, हम कई बार ऐसे सेंस में भी बात करते हैं कि हमें नहीं पता होता किसी व्यक्ति के बारे में, कोई पुलिस आती है हमारे गाँव में और हमें ये पता ही नहीं है, मतलब कुछ ऐसे सोचते हैं कि हाँ किसी ने कोई कैसा काम किया है, लेकिन वो किसने किया है, ठीक है, किस व्यक्ति ने कोई काम किया है, उस व्यक्ति के बारे में हमें कोई आइडिया ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसी सेंस बन सकती है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग एरर हमारी बनती है वो बनती है जी यहाँ पे,
तो यहाँ पे इससे पहले आर्टिकल दिया ही नहीं गया, जो कि हमें रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या लिखेंगे, आ पुलिसमैन केम टू माई विलेज, यानी एक पुलिसमैन है, कोई भी हो सकता है, कोई पुलिसमैन हमारे गाँव में आता है, एंड आ अबाउट अ पर्सन, यानी उस पर्सन का हमें नहीं आइडिया मान लेते हैं, तो किसी पर्सन के बारे में पूछता है, हु बर्गल्ड अ हाउस, जिसने एक हाउस को बर्गल्ड किया लास्ट नाइट, तो इजीली आप ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हमें आइडिया नहीं है, तो कोई की सेंस में हम इस चीज़ को ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे कोई गलती नहीं है भाई। तो मेन जो एरर थी वहाँ पे हमारी इस पॉइंट को लेके थी, ठीक है, क्योंकि पुलिसमैन एक अपने आप में देख सकते हैं हमें, यानी एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो उससे पहले आप जैसे कि जानते हैं आर्टिकल की रिक्वायरमेंट होती है, यूज़ करना कंपल्शन होता है, यहाँ पे यूज़ ही नहीं किया गया तो गलत हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे डी पार्ट को लेकर आ रहा है, पुलिसमैन से पहले आर्टिकल की जरूरत है हमें, ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा भाई। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 उम्मीद है समझ में आ गया होगा भाई। अब आते हैं 40 पे, व्हेन सीरीना विल अराइव शी विल कॉल यू। तो मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन का जवाब दे, ऐसा नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन आपने नहीं किया सर, आज की ही क्लास में ऐसा क्वेश्चन आप कर चुके हैं। देखो यार, पहली बात तो आपने देखा व्हेन सीरीना विल अराइव, तो ये तो एक कंडीशन वर्ड के साथ स्टार्ट किया गया है ना, तो फ्यूचर टेंस तो यूज ही नहीं किया जाएगा, तो विल अराइव थोड़ा ही नहीं यूज कर सकते हैं, बजाय इसके क्या यूज करना चाहिए, अराइव्स, अराइव्स यूज करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एरर है भाई, तो विल अराइव नहीं लिख सकते, आंसर डी होगा आपका, बजाय इसके क्या लिखना चाहिए हमें, अराइव्स। देखो एक बात का ध्यान रखिए आप, कंडीशन वर्ड के साथ जो क्लोज बनेगा ना उसको फ्यूचर टेंस में नहीं लिखा जाएगा, दूसरा जो क्लोज होगा ना हमारा उसको तो लिख ही सकते हैं सर आप, उसको जिस मर्जी आप मतलब जो मर्जी टेंस यूज करें उसमें, भले आप फ्यूचर टेंस यूज करें, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे, कंडीशन वर्ड के साथ जो क्लोज दिखाई देगा उसमें आप फ्यूचर टेंस यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूँ इफ़ यू वर्क हार्ड, ये अपना कंडीशन वर्ड के साथ है क्लोज, इफ़ यू वर्क हार्ड, दूसरा क्लोज है यू विल गेट गुड मार्क्स, तो ऐसे तो आप लिख ही सकते हैं, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट गुड मार्क्स। तो सिंपली आपने देखा कंडीशन वर्ड के साथ जो क्लोज बनाया जाता है ना, वहाँ पे ध्यान रखना होता है कि वो फ्यूचर टेंस में नहीं यूज़ किया जा सकता है, दूसरा क्लोज आप कर सकते हैं, वो सेंटेंस की सेंस जैसे दिखाना चाहिए वैसे आप दिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई वो भी देखते हैं। चलो मैं चाहूँगा कि इस क्वेश्चन का जवाब बहुत सोच समझ के आप दे। इट इज़ his job to chase out clients with outstanding debts। तो ये क्वेश्चन है, प्लीज टेक योर टाइम, और उसके बाद मैं आगे मूव करना चाहूंगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। चलो यार समझा देता हूँ, देखो यार चेज आउट यूज करना गलत हो जाएगा, चेज आउट तो एक तरीके से बिखराव के सेंस में बात करता है, यानी किसी चीज को भगाना है ना, तो उस सेंस में यूज किया जाता है, तो बजाय इसके हमें क्या यूज करना चाहिए, चेज अप। तो फ्रेजल वर्ब का एक पॉइंट बन जाता है, ठीक है, क्या बनेगा, चेज अप। इट इज हिज हाई जॉब टू चेज अप क्लाइंट्स विद आउटस्टैंडिंग डेब्ट्स, मतलब एक तरीके से चेज अप करने की वहाँ पे कोशिश की जाती है। देखो चेज अप का अगर मैं यहाँ पे सेंस समझाने की कोशिश करूँ तो आप इजीली इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, चेज अप को मतलब एक तरीके से कांटेक्ट करना किसी के साथ, ठीक है, मतलब कुछ करने के लिए, ठीक है, तो उसको चेजअप किया जाता है, यानी उसके पीछे भागने वाली सेंस है, भगाने वाली सेंस नहीं है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो चेज आउट तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चली जाती है भाई, ठीक है, बिखराव की सेंस तो यूज नहीं की जा सकती है ना, तो बजाय इसके हमारा कौन सा फ्रेजल वर्ब सुटेबल होता है, इट इज हाई जॉब टू चेज अप क्लाइंट्स, मतलब हमेशा क्लाइंट्स के पीछे चेजअप करते रहना, मतलब उसके पीछे भागते रहना, है ना, कि यार प्लीज ये डेब्ट्स के लिए उसके पीछे भागते रहना। काफ़ी बच्चे ऐसे जॉब करते हैं जैसे कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर, तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, चेज आउट नहीं होगा, भगाने वाली सेंस नहीं होती यार, क्लाइंट को उसके पीछे भागने वाली सेंस होती है, तो हम उसको चेज अप करते हैं ना कि चेज आउट। तो इस फ्रेजल वर्ब का ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। सेंटेंस की सेंस के अकॉर्डिंग भी बहुत बच्चे यहाँ पे अपना आंसर मार्क कर पाए होंगे, जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमारा जो आंसर है वो भाई क्या है, चेज अप होगा, चेज आउट नहीं होगा। तो ऑप्शंस अगर देखा जाए तो ए पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, चेज आउट नहीं होगा, चेज अप होगा। आते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन आपके बीच है क्वेश्चन नंबर 42। चलो भाई इसको लेके भी डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, द टीचर विल सर्टेनली हेल्प यू इफ यू विल, देखो फिर से वही एरर है, इफ यू विल आस्क हर, विल थोड़ा ही ना आएगा, कंडीशन वर्ड के साथ तो नहीं आता, सिंपली होना चाहिए इफ यू आस्क हर, ठीक है। तो यहीं पे गलती थी, कंडीशन वर्ड के साथ हम फ्यूचर टेंस यूज नहीं कर सकते हैं, तो इफ यू विल लिखना गलत हो जाएगा, बी पार्ट में एरर है भाई। तो क्वेश्चन 42 आसान था, अभी थोड़ी देर पहले ऐसा ही क्वेश्चन डिस्कस किया था। अब आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माई वाइस चांसलर वर्क्स
18 आवर्स अ डे, ठीक है, मतलब 18 आवर्स अ डे, ठीक है, मतलब पर डे के सेंस में यूज किया गया है। ए का यहाँ पे सेंस क्या बनता है, 18 आवर्स अ डे या फिर पर डे। इसी तरह 7 डेज वीक थोड़ा ही ना होगा, 7 डेज अ वीक, यहाँ पे ए का सेंस क्या बनेगा, वही पर वाला सेंस बनेगा, 7 डेज पर वीक, या तो ए वीक यूज करें या पर वीक। यहाँ पे भी हिंट दिया गया था यार, देखो आंसर तो पहले उसने बताया कि यार अगला पार्ट भी ऐसे ही बनेगा, 18 आवर्स अ डे पर डे, दिन में 18 घंटे। उसी तरह 7 डेज पर वीक, यानी आर्टिकल ए की रिक्वायरमेंट है, आप ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि पर के सेंस में हम आर्टिकल यूज करते हैं ए या एन, मतलब इनडेफिनेट आर्टिकल यूज कर लेते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, 7 डेज अ वीक, क्योंकि वीक का जो साउंड है भाई वो कैसा है, कॉन्सोनेंट, तो आप ए यूज करेंगे यहाँ पे। तो आंसर सीधा सा है आपका यहाँ पे, तो आंसर यहाँ पे जो आपका होगा 7 डेज वीक नहीं लिखेंगे, 7 डेज अ वीक लिखेंगे। इसका मतलब क्या, 7 डेज पर वीक। हिंट तो यहाँ पे भी दिया गया था भाई, दिन में 18 घंटे, 18 आवर्स अ डे, तो यहाँ पे भी ऐसे लिखेंगे ना, 7 डेज अ वीक। अब आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भाई। द मैनेजर आस्क्ड द कुकिंग टीम, ठीक है, हु अमंग यू, ओके, इज टू बेक्ड द क्रिसमस केक दिस ईयर। यार सीधी सी एरर समझ में आ रही है, टू बेक्ड थोड़ा ही ना होता है, इन्फिनेटिव होता है यार, टू बेक्ड नहीं होता, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, तो टू के ठीक बाद हमें क्या यूज करना चाहिए, टू बेक, तो आंसर यही होगा आपका। हालांकि यार देखो एक चीज और समझ में आ रही है, यहाँ पे देखा जाए तो हु भी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब सिलेक्शन की बात की जाती है तो ऐसी सिचुएशन में रिलेटिव प्रोनाउन विच यूज किया जाता है। चलो ठीक है, इसको एक वीक एरर कंसिडर किया गया होगा यहाँ पे, जो कि हम छोड़ सकते हैं, इसको ऐसे मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जब दूसरा कोई स्ट्रॉन्ग एरर दिया जाता है तो हम स्ट्रॉन्ग एरर की तरफ मूव करते हैं भाई, बजाय किसी वीक एरर के। कोई और एरर नहीं होता तो शायद फिर हम अपना इस एरर की तरफ मूव करते। बाकी ठीक है सर, सिंपल सा पॉइंट ये था कि इज टू बेक्ड नहीं होगा, इज टू बेक होगा, ठीक है, एक इन्फिनेटिव की रिक्वायरमेंट होती है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा क्या होगा, इज टू बेक्ड नहीं आएगा, यानी ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। उम्मीद है भाई ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ठीक है भाई, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, और थोड़ा सा आप डिस्कस कर लेते हैं, प्लीज़ देखिएगा। सर हर वो बच्चा जो मान लीजिए कनेक्ट होना चाहता है, ठीक है, RBE यानी रिवोल्यूशन बाय एजुकेशन से, तो इंग्लिश के लिए भी थोड़ा सा बता दे रहे हूँ, एक स्पेशल बैच है भाई, जहाँ पे आप तैयारी कर सकते हैं अपने Tier 1 या Tier 2 को लेके। बात चाहे किसी भी एग्जाम की जाए, चाहे CPO की जाए, स्टेनो की जाए, SSC CHSL की जाए, या MTS की जाए, या इसके अलावा भी मैं कहूँ कि किसी भी कॉम्पिटिटिव पर्पज से अगर आप अपने आप को रेडी कर रहे हो ना, तो आपके लिए एक स्पेशल बैच है इंग्लिश का, आप ज्वाइन कर सकते हैं भाई, जहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियोस देखने को मिलेंगी आप लोगों को, ठीक है, और जो कि बिल्कुल अपडेटेशन के साथ देखने को मिलेगी। अच्छा, क्लास में जो PDFs जो है वो भी अवेलेबल हो जाएंगी आपको, और यहाँ पे क्विज टेस्ट भी लिए जाते हैं बच्चों की प्रैक्टिस के लिए, और डाउट्स जो एक हम सेशन देंगे आपको डिस्कशन के लिए, ये डाउट्स के लिए अलग से ग्रुप बनाया गया है, तो जिन बच्चों को डाउट्स आते हैं उनके लिए अलग से एक डिस्कशन ग्रुप भी आपको देखने को मिलेगा, यानी ये सारी फैसिलिटीज आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, कोर्स की जो वैलिडिटी रहेगी 12 मंथ्स की रहेगी, और प्राइस आपके सामने है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हर वो बच्चा जो इंटरेस्टेड है सर जुड़ सकता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही भाई, तो स्टॉप करना चाहूँगा क्लास को। उम्मीद है कि सभी बच्चों के लिए आज का सेशन वो प्रोडक्टिव बना पाया भाई, तो कोशिश करते हैं सर नेक्स्ट क्लास में इसी तरह का प्रोडक्टिव सेशन हम आपके लिए लेके आए। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत सभी बच्चों के लिए।